प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर रॉक्स बीएससी क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बच्चों लाया हूं आपके लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है इंटरनेट पे मॉडल पेपर, वो भी हिंदी का। तो आइए हिंदी के मॉडल पेपर 1 को हम देखते हैं और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पता है जैसे इसके पहले 60 प्रश्न दिए जाते थे और इस बार बिहार बोर्ड ने एक बहुत अच्छा काम किया है कोरोना को देखते हुए कि आपके लिए बेहतर विकल्प किया है। 100 क्वेश्चन दिया है, यानी 100 प्रश्नों में से आपको मात्र 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन आइए इस वीडियो में हम सभी 100 प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी का मॉडल सेट 1। हिंदी के मॉडल सेट 1 में आइए देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद या रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन आप देखेंगे ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव और ललन सिंह यादव। तो इसमें जो है बच्चों आप देखिए, इसमें ललई सिंह यादव यानी बी ऑप्शन जो है वह आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बच्चों 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को प्यारे बच्चों 5 लड़कियां हैं, 5। यहां डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? तो मदन बेटा है गिरधर लाल का, जो सेन साहब के यहाँ नौकरी करता है, उनकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। 6ठा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को, यानी बी ऑप्शन मैक्स मुलर, यह आपका सही है। मैक्स मुलर को उन्होंने नाइट की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने ठुकरा भी दिया था। 7वां प्रश्न है आपका, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी की कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं, बी ऑप्शन आपका सही है, नलिन विलोचन शर्मा। और इसी प्रश्न के अंतर्गत आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं छोड़ दूंगा, वह आपके लिए छोड़ूंगा, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और भी अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप निश्चित तौर पर उसको पूछ सकते हैं। तो आइए आगे वाले प्रश्न में हम चलते हैं। जो आपका 8वां प्रश्न है, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, आत्मसात में शब्द में जो प्रत्यय है वह है सात। शब्द है आत्म और इसमें 7 प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इसलिए यह शब्द बना आत्मसात, प्रत्यय है 7। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क जो है वह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आइए अगले प्रश्न में हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, जो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यानी अगर हम बार बार अपने नाखूनों को काटते हैं और उसको निरूपित करते रहते हैं, यानी साफ सुथरा रखते हैं, तो वह किस चीज का बोध कराता है? तो आप देख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन जो है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, वह आपका उत्तर है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं।
घृणा, घृणा शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो घृणा शब्द का उल्टा होता है प्रेम। चूंकि नफरत, घृणा और नफरत एक ही चीज है, यानी इसका पर्यायवाची हो गया, लेकिन विलोम यानी उल्टा होता है प्रेम। 12 नंबर प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी हवा कैसा शब्द है? तो आइए देखते हैं कि हवा के द्वारा एक वाक्य बनाते हैं। चूंकि आप देखते होंगे अधिकांश प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करें, तो आखिर कैसे हम लिंग निर्णय करेंगे? तो हवा बह रहा है या हवा बह रही है? आप देखेंगे कि हवा बह रही है, हवा चलती है, इस तरह से हम चलती है यानी अंत में ई आता है, और अंत में जिसके ई आता है वह होता है शब्द स्त्रीलिंग। इसलिए हवा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन आपका सही है। अब इस प्रश्न में देखिए, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी हैं। आदमी कितने हैं? आदमियों की विशेषता क्या है कि वह 4 हैं, तो इसीलिए यह विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह कैसा वाक्य है? आप देखेंगे ऑप्शन में है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो वाक्य है वह सरल वाक्य है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, जिस प्रश्न का नाम है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक आप देखेंगे ऑप्शन में विनोद कुमार शुक्ल है, गुणाकर मूले है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और मैक्स मूलर हैं। तो इसके जो लेखक है वह है बी गुणाकर मूले। जिसकी उपमा दी जाए, अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। क्या शब्द हो सकता है? कि जिसकी उपमा दी जाए वह होगा उपमेय। 17वां प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की जो लिपि है वह है बच्चों डी, देवनागरी लिपि। आइए अगले प्रश्न में 18 नंबर का प्रश्न है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज या अमोघ वर्ष? तो ये बी ऑप्शन यानी राजा भोज जो थे वह थे विद्यानुरागी। 19वां प्रश्न, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय जो कहानी संग्रह है वह है बच्चों, आप जो है इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी प्रश्न का उत्तर मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, और उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा बताए गए उत्तर के जवाब में बताऊंगा। आइए 20वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की मां गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी कि बहादुर ने क्या किया था? उसकी प्यारी भैंस को मारा था। तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 22वां प्रश्न है आपका। 22वां प्रश्न क्या है कि यदि मनुष्य स्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? तो नियामक हैं, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है या आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या सही होगा? तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है, नियामक नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुदरी का लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री को गुदरी का लाल कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कि उनका जन्म जो हुआ था वह एक गरीब परिवार में हुआ था, गरीब घर में हुआ था, लेकिन उनके जैसा प्रतिभावान और गुणवान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, इसीलिए उनको कहा गया गुदरी के लाल। निश्चित रूप से आप इसका समझ गए होंगे क्या अर्थ होगा? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है गणेश शब्द का पर्यायवाची
यानी गणेश शब्द के समानार्थक शब्द कौन है? लंबोदर, मघवा, यातुधान या सैंधव। तो बिल्कुल आप समझते ही होंगे कि लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी निकला हुआ पेट देखते होंगे आप। गणेश जी की प्रतिमा कहीं भी लगी रहती है तो उनका पेट काफी बड़ा होता है, इसीलिए उनका एक नाम लंबोदर भी है। 25वां है प्रश्न, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन में इसका अर्थ होता है दिनों दिन, लेकिन यह प्रति जो शब्द है वह क्या है? अव्यय है, इसीलिए यह समास कौन सा है? यह समास है बच्चों अव्ययी भाव समास। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य देखिए, शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनमें से कोई भी वाक्य जो है वह शुद्ध नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो कवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे के बाद ही हमारे जो कविवर हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति जो है वह है जनतंत्र का जन्म नामक कविता की। 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या, तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह है कुंवर नारायण की। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में, बी ऑप्शन। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, कौन कवि विख्यात है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए? तो वे भी हैं बी नंबर सुमित्रा नंदन पंत। फिर 34वें प्रश्न में आते हैं कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो किसने किया? घनानंद ने, प्रेमघन ने, कुंवर नारायण ने कि गुरु नानक जी ने? तो इसका आंसर है डी, गुरु नानक जी ने। 35वां प्रश्न है कि नगर संवेदना के कवि हैं, कौन है नगर संवेदना के कवि? तो वह भी है कुंवर नारायण, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में, 37वां नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद कैसे पद हैं गुरु नानक के? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, आपने पढ़ा भी है, यह गुरु नानक का पद है। तो राम भक्तिमय गीत, यह गुरु नानक के पद हैं। आइए 38वें प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, यानी रसखान द्वारा जो कृष्ण लीला का जो गान किया गया है वह किसमें किया गया है? किस शैली में? पदों में, घनाक्षरी में, दोहों में कि सवैयों में? तो रसखान ने सवैयों में कृष्ण लीला का गान किया है। 39वां प्रश्न है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना जो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है वह बच्चों रचना है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन है आपका। कुंवर नारायण है, सुमित्रा नंदन पंत है, उसके बाद है गुरु नानक। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इसका सही उत्तर है स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की।
उसके बाद 41वां नंबर प्रश्न पे आते हैं कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो है वह लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको स ही वात्स्यायन अज्ञेय भी कहते हैं। 43वां नंबर प्रश्न देखिए। 43वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। जो अस्पताल को हमेशा गौशाला समझती थी वह कौन थी। माँ, और उसने जीवन में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। 44वां नंबर प्रश्न, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो माँ 11 बजे रात को, डी ऑप्शन सही है आपका, 11 बजे रात को वह लौटकर हॉस्पिटल से घर आती है। 45वां नंबर प्रश्न है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आप उत्तर स्वयं देंगे बच्चों, चूंकि मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, आपको इसका उत्तर निश्चित तौर पर पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। 46वां प्रश्न है कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो सातकोरी होता यह उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। 47वां प्रश्न, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे घर किसका था। सीता का, लक्ष्मी का, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए होंगे लेकिन घर था लक्ष्मी का। अगले प्रश्न में चलते हैं कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं। तो मंगू के अलावा आपको सभी को पता ही है, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं कि मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थीं। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो सीता को रसमलाई खिलाने वाली थी भंवरी डी। 50वां प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, ए ऑप्शन आपका सही है। 51वां प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो सुजाता की 25 से अधिक कृतियां, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। 52वां प्रश्न है, नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं। तो नगर कहानी के अनुवादक है सुजाता। तिरपनवां प्रश्न है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा। अनुज का स्त्रीलिंग होगा अनुजा। 54वां प्रश्न, इनमें शुद्ध शब्द कौन है। आधीन, अधीन, अधीन या आधीन। तो इसमें ये अधीन जो है बी ऑप्शन आपका वह सही है। उसके बाद दास, दास शब्द का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो दास शब्द का पर्यायवाची या समानार्थक होगा चाकर। आप सुनते भी होंगे लोग कहते हैं नौकर चाकर, तो नौकर भी दास ही होता है और चाकर यानी भी दास होता है। वैसे गुलाम भी इसका आपको पर्यायवाची होगा। 56वां प्रश्न है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। अपेक्षा शब्द का अगर हम विशेषण देखें तो वह होगा अपेक्षित। 57वां प्रश्न है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद करें। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा वाक जोड़ जाल, यहाँ हलंत लगा हुआ है वाक जोड़ जाल। 58वां प्रश्न है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द कैसी संज्ञा है। तो आप जानते होंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये क्या हैं, ये दिशाओं के नाम हैं। और नाम चाहे कोई भी हो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह निश्चित तौर पर ए ऑप्शन आपका सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका 58वां प्रश्न हो चुका है। 59वें प्रश्न पे आते हैं। आइए 59वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 59वें प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। राम, यह, भाई बहन या अच्छा। तो इसमें आप देखेंगे कि अच्छा विशेषण है। भाई बहन तो ये भी जो है वह संज्ञा के उदाहरण ही है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह यानी यह और वह जो शब्द होते हैं वह सर्वनाम होते हैं। तो ए आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, 1 किलो, 2 या अधिक। तो गुण जो होता है वह होता है अच्छा होना। तो ये ए जो है आपका ऑप्शन वह सही है। उसके बाद
61वां नंबर जो प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? तो बुद्धा और हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन आपका सही है। 62वां प्रश्न है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। किस शीर्षक यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसीलिए कि मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काट देता है और वह फिर बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम, यानी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत नाम होते हैं, घर पर पुकार का, उनका प्यार का, दुलार का नाम जो होता है, तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम भी था और वह था देव। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाने वाला जो है उनका रिश्तेदार था, लेखक का रिश्तेदार। तो यानी डी ऑप्शन आपका सही है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज मानते थे अम्मा को, और गुरु कौन थे उनके बाबूजी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह है कलकत्ते में, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, और अंतिम ऑप्शन विकल्प देख रहे हैं आप, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी जिसका मन साफ हो, जिसका दिल साफ हो, वैसे लोग ही भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में जाने के अधिकारी हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। 69 नंबर वाला प्रश्न है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देने की बात करते हैं? तो वह है करील के कुंजन पर, करील के कुंजों पर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला घनानंद को। बी ऑप्शन आपका सही है। 71वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, यानी भारत माता कविता को कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है बी ग्राम्या से। 72वें प्रश्न पे आते हैं कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या प्रगतिवाद। एक प्रश्न ये भी आता है कि हिंदी कविताओं में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? और उसका उत्तर था स ही वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है, प्रयोगवाद। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वह दूर से ललकारने वाला कौन है? तो सी ऑप्शन सही है आपका, वृक्ष रूपी चौकीदार। 74वां प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का, दानव का या भक्त का? तो इसमें प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। चूंकि प्रभु का लबादा कौन है? हम ही लोग हैं, और जब भक्त ही उनकी भक्ति करना छोड़ देंगे तो प्रभु का जो है वह शानदार लबादा गिर जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख यानी कंठ। आप ख का उच्चारण करके देखेंगे इसकी ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है? कंठ के द्वारा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद करें। 76वां प्रश्न। सरोज, स जोड़ रोज, सरो जोड़ ज, सरह जोड़ ज और सर जोड़ ओज लिखा गया है, लेकिन सरोज है यानी सरह जोड़ ज। सी ऑप्शन आपका सही है। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? क्षमा, चिन्ह, छत्र या गणित। ये देखेंगे कि सभी ये तीनों जो है वह गलत नजर आ रहे हैं। ये आपका गणित ये सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 78वें नंबर प्रश्न पे 78वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु आपको पता है, सिंधु कुछ लड़कियों के भी नाम होते हैं और नदियों का भी नाम है। तो कोई भी नाम हो
वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ए इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 79वां प्रश्न है, 79 नंबर, नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। नियम, अब कोई वाक्य बनाकर हम देखते हैं नियम से। नियम तुम्हारे, यह नियम तुम्हारे लिए बना है कि तुम्हारे लिए बनी है। आप सोचकर देखिए, इस शब्द का, इस वाक्य का उच्चारण करके देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, यह नियम तुम्हारे लिए बना है। तो बना है यानी कैसा होगा यह शब्द? यह शब्द है पुल्लिंग। नियम शब्द जो होता है वह पुल्लिंग होता है। 80 नंबर प्रश्न है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति यहाँ लिखा गया है सभपत्नी, सभाध्यक्षी, सभा नेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप होता है सभा नेत्री। आइए अगले प्रश्न में, 81वां नंबर प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? जाऊंगा। आप सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं गागेगी जो जिसमें लगा रहता है वह भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं 82वें प्रश्न में, गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश यानी गृह में, प्रवेश में यानी अधिकरण तत्पुरुष। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन आपका सही है। 83वें प्रश्न में आते हैं। 83 नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या कहता है कि सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है, यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो इसका बोध करवाता है सुख का? तो प्रसन्नता, यानी जब हम सुखी होते हैं, सुख में होते हैं तो प्रसन्न भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर भी आपका ऑप्शन सही है। 84वां प्रश्न है कि छूत शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो छूत में लगा दिया गया अ, हो गया अछूत। 85 नंबर प्रश्न है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, यानी एक ही रोटी को अगर हम अपने दांत से काट कर खाते हैं और फिर दूसरे को भी खिला देते हैं, यानी हमें आपस में काफी घनिष्ठता है, काफी गहरी दोस्ती है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। 86 है प्रश्न, 86वां, उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम होगा सौम्य यानी शांत। 87 नंबर प्रश्न है, श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर यानी सुंदरता की विशेषता कैसी है कि वह श्याम है, सांवला है। तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण यानी दोनों ही शब्द एक तरह से विशेषण हैं, लेकिन जो विशेषता बतलाता है वह होता है कर्मधारय समास। ए ऑप्शन आपका वह सही है। 88वां प्रश्न है, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम यानी जो संस्कृत से जस का तस लिए गए हैं, जैसे लोटा, कटोरा, कर्पूरी और कोयल। तो लोटा और कटोरा ये सभी देशज शब्द हैं। कोयल भी जो है वह तत्सम नहीं है। तो बचा कौन? कर्पूरी। कर्पूरी जो शब्द है वह है तत्सम। 89 नंबर प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा यानी सभी तो अंधे हैं लेकिन उसमें एक काना भी है, यानी उसको एक आंख से दिखता तो है, यानी मूर्खों के बीच में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होगा? अंधों में काना राजा होगा, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये ऑप्शन आपका सही है। 90 नंबर प्रश्न में आते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सादर का विलोम है, यानी सादर का उल्टा है। क्या है सादर का उल्टा? तो सादर का उल्टा होता है निरादर। यहां देखते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। 91 नंबर प्रश्न, दशमुख कौन सा समास है? तो दशमुख जो समास होता है वह आप देखेंगे कि एक तरफ से कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। चूंकि 10 हों मुख जिसके, तो यह बहुव्रीहि हुआ, और 10 मुख यानी 10 संख्यावाचक अगर होता है तो वह दूसरे तरह से आपको समझ में आएगा। इसीलिए यह कौन सा समास है? 10 मुख जिसके, बहुव्रीहि समास। 92 नंबर, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है।
अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अपने से जब हम बड़ों का आदर करते हैं यानी अपने शब्द का इसमें जब जिक्र किया गया है तो वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सी आपका सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा, अब इससे भी आप वाक्य बना करके देखें। परीक्षा हो रही है कि परीक्षा हो रहा है। आप देखेंगे कि आप तौर पर लोग प्रयोग करते हैं कि परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए जा रहा हूं तो ये तो अपने लिए कहा गया, लेकिन परीक्षा शब्द से अगर हम कोई वाक्य बनाएं तो देखेंगे कि उसमें परीक्षा हो रही है। तो परीक्षा हो रही है कैसा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। 94वां नंबर प्रश्न है उदय का संधि विच्छेद करें। उदय यानी उत जोड़ अय, उत जोड़ अय यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 95 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखेंगे कि शब्द है वास, लगा क्या है उसमें? नी, तो ए ऑप्शन आपका सही है, नी। 96 नंबर प्रश्न धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो सवाल है 2 वक्त की किस चीज का? रोटी का। तो किस चीज का सवाल है? रोटी का है। 97 नंबर प्रश्न वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो वल्ली अम्माल ने बेटी के ठीक होने के लिए वैदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी थी। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मात्र 2 प्रश्न बचे हैं और प्रश्न क्या है? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने बनवाया था पत्थर का बांध? ययाति ने, भीम ने, महाराज ययाति केसरी ने कि महाराज चंद्रसेन ने? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बच्चों सी, महाराज ययाति केसरी ने। 99वां प्रश्न है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो अमल राज को 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। अब आपका अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वह बच्चों आपने देखा यहाँ पर आपका हल कर दिया गया। 1-2 प्रश्न का उत्तर मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जिसका आप कमेंट सेक्शन में उसका आप आंसर देंगे और इसी तरह से आप कमेंट करेंगे। आपको और भी अगर वीडियो चाहिए और भी सब्जेक्ट्स के तो मैं भी आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों।